सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। काफ़ी ठंड पड़ रही है वैसे तो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में। तो आई होप आप सभी अपने उस मौसम का भी ख्याल रख रहे होगे और एग्ज़ाम में भी काफ़ी कम दिन बाकी हैं। तो आई होप कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत गेयर अप कर चुकी होंगी। एक बात याद रखिएगा, व्हाट आई विल ऑलवेज बी सेइंग, कि कुछ भी हो जाए आपको अपना काम तो करते रहना है। बी इट विच काइंड ऑफ वेदर, कैसा भी मौसम हो, यू हैव टू वर्क हार्ड। कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। बट हम तो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और हम लड़ना जानते हैं। विद दिस आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट में बात करा था, कुछ फंडामेंटल्स का जिक्र किया था, तो आज फिर हम लोग वही आगे बढ़ने वाले हैं। आज का जो क्लास है ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में होने वाला है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बहुत बार आपने क्वेश्चन सुना होगा जीडीपी क्या होता है। देखिए, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसका जो फाइनल मार्केट वैल्यू है आपके देश में बनाए गए गुड्स का। जैसे मान लो कि एक जगह है, इस टेरिटरी के अंदर बहुत सारी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ और जब इसका मार्केट वैल्यू निकाला गया उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। यानी कि जहाँ जहाँ आपकी टेरिटरी होगी उसके अंदर बनाए गए चीज़ों का मार्केट वैल्यू क्या है, वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। बस एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर यहाँ पे कौन बना रहा है इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो फॉरेनर बनाए, वो एक एनआरआई बनाए, वो एक रेजिडेंट बनाए, कहीं भी बनाए, बस मेरा जो कंडीशन है जीडीपी को मानने के लिए कि उस टेरिटरी के अंदर उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ ये जीडीपी कहलाएगी। इसको इसको कैलकुलेट करने का 3 तरीका है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात करा था कि एक प्रोडक्ट वैल्यू मेथड होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे जितने भी फर्म्स होती हैं जब वो अपना प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रही हैं उस प्रोडक्ट में, उसको हम जोड़ते हैं, उनके वैल्यूज़ को जोड़ते हैं और प्रोडक्ट जीडीपी का वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 ही टाइप की प्रोड्यूसर है पूरी इकोनॉमी में। एक है फार्मर और दूसरा है एक बेकर है। फार्मर वो है जो यहाँ पे वीट प्रोड्यूस कर रहा है और जो बेकर है वो ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है ना। एज्यूम करते हैं कि जो किसान है वो प्रोड्यूस करता है, आपका वीट प्रोड्यूस करता है, और वीट प्रोड्यूस करने के लिए उसको सिर्फ अपना फिजिकल लेबर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसने मान लो कि 100 रुपये का वीट प्रोड्यूस किया, जिसमें से 50 रुपये वो अपने पास कंज्यूम करता है और 50 रुपये के लिए वो बेच देता है, ठीक है। अब जैसे ये फार्मर हो गया। दूसरा बेकर क्या करता है कि उसी 50 रुपये में जो उसने फार्मर ने जो गेहूँ बेचा उसको यूज़ करेगा, उसको खरीदेगा और उसमें वैल्यू एडिशन करके अब वो जो बेकर है जो बेक बनाएगा, जो ब्रेड बनाएगा, उसको 200 रुपये पे बेचेगा। तो एक फार्मर, एक बेकर, दोनों ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है, दोनों ने वैल्यू ऐड किया है। इसी वैल्यू को, इन्हीं वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो एक फाइनल गुड आएगा जिसका मार्केट वैल्यू कितना होगा, 300 होगा यहाँ पे। लेकिन जस्ट यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि बेकर ने यहाँ पे परचेज किया 50 रुपये वाली चीज़ है जो कि उस फार्मर के कंट्रीब्यूशन में हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। तो चूंकि बेकर ने ये कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी है, ये तो पहले से था। उसने कितना वैल्यू ऐड किया है, मात्र 150 का एडिशन किया है। यानी कि अगर आप देखो तो फार्मर ने 100 रुपये का एडिशन किया और बेकर ने 150 रुपये का एडिशन किया है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 250 रुपये। तो जो वैल्यू एडिशन होता है इन फार्मर्स या उन प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जीडीपी के नाम से यहाँ पे जानते हैं। ये वैल्यू एडिशन मेथड का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप नेक्स्ट मेथड से हम देखना चाहें कि और क्या मेथड है, तो एक है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड है, जहाँ पे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जितने भी आपके सेक्टर्स है इकोनॉमी के, वो एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं। जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है, ये सब के सब सेक्टर में एक्सपेंडिचर तो होता ही है ना। हाउस होल्ड में से हम और आप है, हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो एक्सपेंडिचर करते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती हैं। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करता है, और एक्सपोर्ट में भी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक्सपेंडिचर को ऐड करके जब जीडीपी निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जीडीपी में यहाँ पे क्या है,
ये एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये आपका जो एक्सपोर्ट वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो सी है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बेसिकली कि आपने कंजम्पशन गुड पे कितना खर्च किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है। अब ये कंजम्पशन गुड जो है, ये जो सी डैश है जो कंजम्पशन गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंजम्पशन गुड टू एक्सपोर्ट पे, मतलब ऐसे गुड्स पे भी आपने कंज्यूम एक्सपेंडिचर करा होगा जो आपके अंदर बना है, डोमेस्टिक टेरिटरी में बना है, लेकिन साथ ही साथ आपने ऐसे गुड्स में भी एक्सपेंडिचर करा होगा जो आपने इंपोर्ट करा है, यानी कि, लेकिन हमने तो जीडीपी में बात करना है कि जो आपके अंदर जो चीज़ें बनी है उस पर एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हमारा मेन फोकस है। तो हम क्या करेंगे, तो हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर करा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें से हम वो इंपोर्ट वाला माइनस कर देंगे। वैसे ही इन्वेस्टमेंट वाले में भी हमने जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा है, जो प्राइवेट कंपनीज ने एक्सपेंडिचर करा है किसमें, टोटल, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इंपोर्ट। क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि हमारे अंदर कहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या एक्सपेंडिचर हुआ है। वैसे ही गवर्नमेंट वाले में से ये माइनस कर देंगे और एक्सपोर्ट वाले यहाँ सेक्शन रहेगा ही। तो फिर आपका जीडीपी क्या निकलेगा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट कहाँ से आया, ये वाला CMIMGM कहाँ से आया, आपने जो हम माइनस किया था सब में, वहाँ से वैल्यू आया। तो जीडीपी यहाँ पे ऐसे निकलेगा जब आपने एक्सपेंडिचर को यूज़ किया है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा सेक्शन किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए जीडीपी में ना आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो प्राइवेट कंजम्पशन है। लगभग 60% जीडीपी का जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन ही पार्ट आता है। अगर मान लीजिए कि जीडीपी में 100 रुपये की चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें, और हमने अगर एक्सपेंडिचर के पर्सपेक्टिव से देखा है कि इसमें किनका किनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड प्लस कंपनीज ही एक्सपेंडिचर कर रही है। उसके बाद गवर्नमेंट का 11% एक्सपेंडिचर है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 29% ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए हम लोग जब बोलते हैं ना कि इकोनॉमी, जब कभी कभी आपने सुना होगा कि दिवाली के टाइम जब खरीदारी नहीं होती है तो उस टाइम इकोनॉमी के हालात जो होते हैं बहुत बदतर होने लगते हैं। रीजन क्योंकि आपकी जो जीडीपी का मेन जो फोकस है, मेन जो सोर्स है, वो तो प्राइवेट कंजम्पशन ही है, वो तो मिडिल क्लास ही है। अगर वही खर्च नहीं करेगा तो आपकी जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से आएगा। और इसलिए हम बोलते हैं कि उन दीज आर द बेडरॉक या पिलर हैं आपकी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इनकम मेथड है, जहाँ पे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जैसे जीडीपी में आपने जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया तो उसमें जो आपने इनपुट यूज़ करा है, उस इनपुट में जैसे आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योर है ना, कैपिटल यूज़ करा आपने, आपने लैंड यूज़ करा, आपने लेबर यूज़ करा, तो इन सभी को आपने कुछ इनकम भी दिया होगा, इनकम जनरेट भी करके दिया होगा। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, लैंड पे आपने रेंट दिया, लेबर को आपने वेज दिया। इन सारे को जब हम जोड़ते हैं तो वह इनकम मेथड कहलाता है, और इस तरीके से हम जीडीपी का इनकम मेथड के थ्रू भी वैल्यू निकालते हैं। अब कभी कभी ना क्वेश्चन आता है कि जैसे जीडीपी में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, जैसे जीडीपी में जो एक टर्म है डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखिए, आप ना बस ये नहीं जानना कि भारत में जो बाउंड्री है डोमेस्टिक टेरिटरी वही जीडीपी के अंदर आएगा, नहीं। जैसे मान लो कोई फिशिंग वेसल है, या पॉलिटिकल फ्रंटियर है किसी कंट्री का, ठीक है, कोई एम्बेसी है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है, उसके देश में से मान लो कि इंडिया में अगर अमेरिका की एम्बेसी है, तो अमेरिका की एम्बेसी पे भारत का कोई लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी अमेरिका की टेरिटरी है, ना कि भारत की टेरिटरी है। इसलिए अगर भारत की एम्बेसी कोई अमेरिका में काम कर रही है, तो उस अमेरिका में भारत की एम्बेसी में जो भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी फंक्शनिंग हो रहा है, सर्विस का क्रिएशन हो रहा है, और वो अगर उसका मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा तो भारत की जीडीपी में ही उसका कंक्लूजन आएगा, उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, नाउ भारत में जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। भारत में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ये जीडीपी कैलकुलेट करती है दो मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इसमें हम इनकम मेथड को यूज़ नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है, इनकम मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसमें जो जीडीपी का है, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो खर्च कर रहे हैं, ये सब चीज़ को जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। अंडर एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या करते हो, प्राइवेट कंजप्शन है ना, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। भारत में अभी जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो लगभग आपको 29%
30% के आसपास दिखाई देता है, ठीक है। अब फिर नेट एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है, वो अलग चीज़ है। तो ये हो गया जीडीपी इंडिया की कैसे निकाली जाएगी। तो हर स्टेट का अपना एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, जिसको आप ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हो, जीएसडीपी भी कहते हो। उसके बाद जो सेंटर के कुछ अपने अपने एक्टिविटी, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, हाईवे हो गया, उनकी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ है, वहाँ से जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी आप उसमें कैलकुलेट करेंगे। एम्बेसीज जो मैंने अभी बताया था वो आप कैलकुलेट करेंगे। फिशिंग वेसल्स है, क्योंकि वो भी हमारी टेरिटरी है, तो वो भी आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि क्या जीडीपी में आप जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें सिर्फ रेसिडेंट्स आते हैं, या फिर ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन जो एनआरआई ने किया है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यार मुझे इससे मतलब ही नहीं है, मुझे बस इससे मतलब है कि क्या एनआरआई जो है, भारत जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, या जो रेसिडेंट्स है, या जो फॉरेन फॉरेन नेशनल है, क्या उसने प्रोडक्शन भारत की टेरिटरी में करा है? अगर करा है तो हाँ, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस मतलब है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आ रहा है? हाँ, समझ में आना भी चाहिए, है ना। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुआ कि यहाँ पे कोई फॉरेन नेशनल है, उसने कंट्रीब्यूशन कर दिया, हमारे रेसिडेंट्स ने है उसने कंट्रीब्यूट कर दिया जीडीपी में। अभी हमने देखा ना कि वहाँ पे जीडीपी में सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। व्हाट इफ हम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि सिर्फ हमारे नेशनल्स ने, हमारे लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, और उसके बेसिस पे हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसको निकालने के लिए कुछ सॉल्यूशन है। हाँ जी है, हमारे पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि इंडियन रेसिडेंट्स ओनली, यानी कि उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन, उनकी कंट्रीब्यूशन के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनेगा उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, उसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा बात है, जीडीपी में आप पहली बात तो फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट और एंड डोमेस्टिक, सॉरी, फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसे कुछ लोग जो कहीं और भी काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को उसमें से माइनस कर दीजिए, जो भारत में रह रहे हैं फॉरेनर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को, तो बस जीडीपी आपका निकल जाएगा, है ना। तो जीडीपी कैसे निकलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दीजिए, यानी कि जीडीपी प्लस माइनस कर दीजिए जो यहाँ पे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया भारत में फॉरेनर्स ने उनको, और जो बाहर में भारतीयों ने कंट्रीब्यूशन दिया है उनको आप ऐड कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बट डेलिकेट वाली बात है कि यहाँ पे जो फैक्टर इनकम है ना, उसमें ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूडेड नहीं होता है। अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे अमेरिका में काम करने गए और आपने जब वहाँ से अर्निंग कमाई, तो उस अर्निंग के बाद आपने उस पैसे को भारत में ट्रांसफर किया अपने रिलेटिव्स के पास, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ये ट्रांसफर पेमेंट जो होता है इस नेट फैक्टर इनकम में इसे ऐड नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या है? तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, या फिर इसको देखने से पहले हमने यहाँ पे दो तीन चीज देखेंगे। देखिए, जीडीपी क्या था हमने देख लिया। जीडीपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? जीएनपी मिलता है। इसी जीएनपी को हम ग्रॉस नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने डिप्रिसिएशन भी देखा है कि मान लीजिए कि इसी ग्रॉस नेशनल इनकम में से जो प्रोडक्ट्स का वैल्यू अगर माइनस हो गया, उसकी वेयरिंग आउट हो गई, डिप्रिसिएशन हो गया, तो जो निकलेगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा, मार्केट वैल्यू निकलेगा, मार्केट प्राइस निकलेगा एमपी। उसमें से अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया और सब्सिडी को जोड़ दिया, तो तब जो आपके पास आएगा वो आएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आएगा। ठीक बात है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे जीडीपी प्लस एनएफए किया आपने तो जीएनपी मिल गया, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन आप करोगे तो आपको एनडीपी मिलेगा, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन अगर आप करोगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि आपने जो देखा जीएनपी, है ना, उसे हम जीएनआई भी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। और जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो इसे हम क्या बोलते हैं? नेट नेशनल इनकम या नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो जब आज के बाद से अगर आप कभी भी नेशनल इनकम का डिस्कशन करोगे तो आप जीडीपी नहीं बोल रहे हो, आप जीएनपी नहीं बोल रहे हो, आप क्या बोलने वाले हो? इट इज अ नेशनल इनकम, इट इज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। कैसे निकाला है हमने इसको? ग्रॉस नेशनल इनकम में से डिप्रिसिएशन को हमने माइनस करके निकाला है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, एज सिंपल इज दिस, बहुत सिंपल सी बात है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट प्राइस है किसी भी चीज़ का 100 रुपये, तो अगर इसका मार्केट प्राइस 100 रुपये है, मान लो कि सरकार ने इस पर कुछ टैक्स लगाया होगा, तो इसका प्राइस होगा 90 और इसमें सरकार ने टैक्स लगा दिया 10 रुपये। ठीक है, ये मान लिया हमने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया, कोई भी टैक्स लगा दिया। और दूसरा मान लो कि इसका 90 दाम अभी भी नहीं है, इसमें सरकार ने 10 रुपये की छूट दी है, इसका दाम तो और मतलब ज़्यादा ही था। तो मान लो कि ये 90 + 10 इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 10 रुपये। क्या मैंने बोला कि अगर किसी चीज़ का मार्केट प्राइस क्या है 100 रुपये, उसमें से वो 90 रुपये का ही था, उसमें हमने 10 रुपये का टैक्स लगाया था। तो अगर हमको एक्चुअल में उसका फैक्टर कॉस्ट जानना है, जैसे हम अगर एक्चुअल कॉस्ट जानना है तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, कि उसका कीमत कितना था, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें उसमें से ये हटाना पड़ेगा। यानी कि मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, आप फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हो, तभी तो निकलता है आपका ये आपका मार्केट प्राइस। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको मार्केट प्राइस जानना है किसी भी चीज़ का, तो उसके फैक्टर कॉस्ट में आप सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बार एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक मैगी है ना, मैगी को बनाने में 50 रुपये का खर्च आया, ये इसका फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक, लेकिन सरकार ने 10 रुपये का टैक्स लगाया था, तो अब इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 60 रुपये। मार्केट प्राइस कितना हो गया, 60 रुपये। तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये 10 रुपये टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। यही हमने किया। मार्केट प्राइस से जब आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, या फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो गया, तो आपका मार्केट प्राइस निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि अगर आपको मार्केट प्राइस इसी मैगी का 50 रुपये है और सरकार ने इसको बनाने में 10 रुपये की सब्सिडी दी है, यानी कि आप सरकार बोल रही है कि तुम इसको 60 में मत बेचो, मान लो इसका दाम 85 था, सरकार बोल रही तुम इसको 40 में बेचो, 10 रुपये तुम मेरे से ले लो, है ना। यानी कि उसने 10 रुपये घटा दिए। तो अगर आपको मार्केट वैल्यू इसका निकालना है तो क्या करोगे आप, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको इसका 40 रुपये मैगी का दाम तो था नहीं, इसका 10 रुपये और दाम था, तो आपको उसमें सब्सिडी 10 ऐड करनी पड़ेगी। तो यही है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट में से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करोगे, तभी जाके आपका मार्केट प्राइस निकलेगा। भारत में 2015 से लेके अभी तक हमने जो जीडीपी कैलकुलेट किया है वो मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया है, हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन ओवर टाइम जब से हमने बात करी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, अब एक नया गेम आ गया कि पर कैपिटा जीडीपी। पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है, देखो जीडीपी तो आपने बता दिया पूरे देश का कि हाँ इतना प्रोडक्शन हो रहा है, और इतना अच्छा लग भी सकता है कि भारत की जो जीडीपी है वो 3.8 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के बराबर है। बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो जब आप जीडीपी को जैसे किसी भी देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, तो वो आपकी क्या बन जाती है, पर कैपिटा जीडीपी बन जाती है। जैसे मान लो कि एक शहर है, वहाँ पे 1000 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, और एक शहर जहाँ पे 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि 1000 रुपये वाला बहुत ज़्यादा है, यहाँ की जीडीपी ज़्यादा है, और यहाँ के 100 रुपये यहाँ की जीडीपी है। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे अगर 100 लोग रहते हैं और यहाँ पे मात्र 2 लोग रहते हैं, तो इस केस में इन दोनों के पास 50-50 रुपये, और यहाँ पे इनके पास कितने 10 रुपये, जिसके चलते आपकी ऑल दो जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन पर कैपिटा आपकी जीडीपी कम है, जिसके चलते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए पर कैपिटा जीडीपी का मतलब जीडीपी बाई पॉपुलेशन, और जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतनी ही चांसेस है कि आपकी पर कैपिटा जीडीपी उतनी काफ़ी कम होगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। क्या होता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, देखो जैसे मान लो कि 2011, इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2011 बारे का हमने एक चार्ट लिया है, जहाँ पे वीट का दाम है 10 केजी, और हमने प्राइस रखा है 10 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, फिर हमने राइस लिया है 8 केजी और जिसका प्राइस रखा है ₹12 पर केजी। तो अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, वीट प्लस राइस की मार्केट वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, 10 × 10 प्लस 8 × 12 यानी कि 196। फॉर श्योर ईजी है ना। फिर 2012-13 में प्राइस बढ़ा होगा, वीट का प्राइस बढ़ा होगा, राइस का प्राइस बढ़ा होगा, और यहाँ पे इनका जब कैलकुलेशन किया आपने तो 196 तो आपका नॉमिनल जीडीपी था, अभी ये 228 हो गया है। तो ये अच्छा लग रहा है कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी बढ़ रही है इसका क्या मतलब, क्या इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपने वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाया, नहीं, इसका तो ये भी मतलब है ना कि वीट का प्राइस भी बढ़ा है।
और राइस का प्राइस भी बढ़ा है, तो प्राइसेस बढ़ रहा है। सिर्फ अगर मान लो कि जैसे 10 रुपये था यहाँ पे वीट का दाम और राइस का दाम था यहाँ पे 12 रुपये था, और 2012-13 में भी अगर 10 ही रुपये रहता और 12 रुपये रहता, और तब यहाँ पे ये जो 228 आया है, तब यहाँ पे मान लो कि 230 के आसपास होता, तब हम कहते हैं ना कि हाँ प्राइस तो सेम ही रहा है, यानी कि हम क्वांटिटी बढ़ाए हैं, इनकी क्वांटिटी की प्रोडक्शन बढ़ाई गई है, और तब हम कहते हैं कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है, सही मायने में बढ़ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि हर साल आपके प्राइसेस तो बढ़ते हैं, उस प्राइस के बढ़ने के चलते आपका ये जो नंबर है, ये जो जीडीपी आ रहा है, वो एक फॉल्स पिक्चर देता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, वो दिखा रहा है, वो ग्रो तो करेगा क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। अगर आपको रियल पिक्चर जानना है तो क्या करोगे आप बोलोगे प्राइस को फिक्स रखते हैं, जो 2011-12 में था वही रखते हैं। तो जब रियल जीडीपी का मतलब क्या है, आपने बेस ईयर एक माना, आपने एक साल एक किसी को बेस ईयर माना, वहां पे आपने वीट का प्राइस जो था उसी को माना, आपने हर साल जो क्वांटिटी है उसको उस प्राइस से मल्टीप्लाई किया और उसके बेसिस पे आपने चीजें देखनी स्टार्ट करी। तो नॉमिनल जीडीपी देखो 196 से 196, चलो रियल जीडीपी भी आएगा, स्टार्टिंग का बेस ईयर है तो। लेकिन जब रियल जीडीपी आप नॉमिनल जीडीपी देखोगे 2012-13 में 228 है, लेकिन रियल जीडीपी कितने हैं, 218 है, 240 है। तो रियल जीडीपी हमेशा कम होगा, किसके मुकाबले, नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले कम होगा। और रियल जीडीपी इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू क्लियर पिक्चर कि इकोनॉमी कितनी अच्छी से काम कर रही है। 2015 से हमने क्या बोला है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करती है, उसने हमारा बेस ईयर चेंज कर दिया जीडीपी को कैलकुलेट करने का। अब वो क्या है, 2011-12 हमारा बेस ईयर, उससे पहले हम 2001-2 को मान के चलते थे, लेकिन हमने ये बेस ईयर भी चेंज कर दिया है। ठीक है, इन भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम रियल जीडीपी से मेजर करते हैं, याद रखिएगा, और जीडीपी एट ए कांस्टेंट मार्केट प्राइस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है प्रोडक्टिविटी कैपिटल आउटपुट रेशियो। आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, इजी जाएंगे, थोड़ा स्लो जाएंगे, ताकि आप लोग के लिए भी चीज़ें इसको कवर अप करने में बहुत आराम से आप कर पाओ, है ना। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, कल फिर से नए क्लास के साथ आएंगे, नए टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।